You've been through a lot of trauma. मेरा पास बहुत हेवी है. My parents split up when I was 10 years old. कि लोग चाहते थे मैं फेल हो जाऊं. आपके पास माँ बाप है और आप ये कर रहे हो, तो आप घर जाके अपनी माँ के गोद में सर रख के सो सकते हो. मैं वो कभी नहीं कर सकता. और मेरे पास वो ऐसी चीज नहीं जो आपके पास है और कभी नहीं हो सकती. मैं जितनी मेहनत कर लूं, मैं जितनी प्रार्थना कर लूं, वो कभी नहीं होगी मेरे पास. What affected you the most at that time? I find it difficult now to cry. क्यों? You have to be the strong boy in the family. मैं सबसे ज्यादा vulnerable अपने बहनों के साथ. मैं जब जानवी खुशी से जुड़ा, अब तो कुछ बचा ही नहीं था. मतलब we had experienced something, me and Anshula, और फिर जानवी खुशी were going through something that we wouldn't wish for our worst enemies. तो I think हमारी शुरुआत ही vulnerability से हुई. I feel the most myself with them. What you're doing today, do you think your mother will be proud of you? Yes. Yes? How are you in a relationship as a person? I have a fear of loss. मुझे हमेशा लगता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई. My father made a choice. So there's a fear of loss that exists. So there's almost a feeling of eventually. सब चले जाएंगे. But I've been a pretty decent boyfriend. Understanding my emotional quotient is pretty high because of what all I've experienced in life. My father and mother supported me to whatever extent they could, but financially I became independent the day I started working. Really? Yeah. I've never taken anything from my father. आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है. अगर हमने आपको कभी भी इस पॉडकास्ट के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा ये चैनल बड़ा होगा, एंड जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट्स मिले. लाइफ में हम सब बहुत सारे मुश्किल टाइम के थ्रू गुजरते हैं. हार्ट ब्रेक्स, ग्रीफ, ट्रॉमा. पर बाहर के लोगों को लगता है कि सब कितना बढ़िया चल रहा है, एंड जिसके साथ हो रहा होता है ना, सिर्फ उसे पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है. एंड स्पेशली अगर कोई सेलिब्रिटी या लार्ज फेमस पर्सन हो, उनकी लाइफ तो हमें बाहर से देखने को सिर्फ ऐसा लगता है कि क्या मस्त लाइफ है, कितनी रोजी स्वीट अमेजिंग लाइफ है. एंड हमारे आज के गेस्ट अर्जुन कपूर ने हमें उनकी रियल साइड के बारे में बताया. तो आज हमने उनसे बात करी है अबाउट सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट्स, ट्रोलिंग इश्यूज, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज, बचपन में जो उन्हें अबैंडनमेंट फील हुआ उसके बारे में, और बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट चीज़ों के बारे में जो शायद ही लोग पब्लिक के सामने ओपन अप करके बताते हैं. प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड टिल दी एंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड फाइंड आउट द रियल साइड ऑफ द पीपल हु वी सी जस्ट फ्रॉम द लेंस ऑफ सोशल मीडिया और बिग स्क्रीन्स. बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप बेहतर इंसान बन सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड. तभी कहाँ पे, वेयर वर यू बोर्न, हाउ वाज इट, लाइक हाउ वर यू एज अ किड, ऑल ऑफ दैट. I feel like I'm in therapy and I have to unlock my memories. Yes. This is therapy. So Vidya Balan came on podcast and she said after the end of the podcast, she's like, this is like I was talking to my healer and this is like a therapy session. I don't know what you have done. So Therapy, be prepared. हाँ, तो थेरेपी में ये सब बातें मैं कर चुका हूँ. बस फिर बताओ थेरेपी की अच्छी बात, हाईलाइट. See, unlocking your core memories also is very tough when you've been through trauma, you know. So कई बार होता है मुझे अभी, हाँ? You've been through a lot of trauma. Yeah, I mean, if you look at my life, if you just scan through it, there's been enough of trauma in terms of I've lost my mother when I was 25, just before the release of Ishq Zadeh. So that's a pretty traumatic time, just on the cusp of starting a profession where I didn't know what my future was. I lost my backbone. But I'm talking about like way earlier. No, in my childhood, yeah, my parents split up when I was 10 years old. And that's something at that point in time didn't feel that it would shape me and change the course of my life entirely, because I was dealing with it in real time. But today, when I look back, there's a lot of things that, like for example, my father was busy making 2 big films when that was happening. He was making Prem and Roop Ki Rani Chorak Raja. He was under a lot of pressure to complete those films and release them. So we never had a normal father-son relationship where he came to school to pick me up or drop me. He never. I mean, he tried. It's not. See, listen. Nobody wants to do this, but he was doing a lot. So I never had that, and then the split happened also. So then time became even lesser. So that is slightly traumatic when you look back in retrospect. Now I have an equation with him where I spend more time with him, but I'm 39. I mean, over the last 5 years, I've spent more time with him. Again, in traumatic circumstances, our bridging of our relationship happened. So बचपन में यार देखिए, see, I always say वो बहुत अजीब. I had a very good childhood. मुझे पता नहीं वो बहुत
the adjective. It's just generalizing. I had an interesting childhood. I grew up very fast. I also realized I have to be responsible and also be well behaved and also not be problematic for my mother because I knew what was going on. It also was a high profile situation at that point in time because my father is a well known person as it is. Our family is well known. And things happened. But at the same time, it's not like I went through hell because of it. It was balanced out. The dad's family was there, dad was there. But as a child, I was a very naughty child to begin with. I was very good with studies also. I was very, very good till about 4th standard, which is when I turned 10. 4th standard, yeah. 4th, 5th. No, but I was very into it. And then the split happened. And now when I look back, I feel I couldn't behave upset and spoiled and throw a shit fit about it. The fact that I wanted this to not happen. But I think somewhere I lost interest in being good at education because I felt that's a rebellious beat. मुझे ऐसा लगता है कि I chose to look away from that because I felt, you know what, I don't need to do this. People are making their own choices, even I'm going to do this. मैं क्यों effort करूँ? मैं ट्यूशन बंक कर देता था, मैं स्कूल जाता था, मेरा मन नहीं लगता था. And from what I enjoyed school too, I started hating it also because a lot of people wanted to know what was happening at that point. Thankfully, social media was not there. So it was still a bit of murmuring. I had very good friends and my family was very nice with me. I mean, I have to say that I never faced those issues. It wasn't like I was isolated. But as a child, you have a sister who's younger than you, 5 years younger. You have a mother who's dealing with that. And you have a father who loves you but cannot be around you. Yeah. Circumstances were such. And I think that's when I found film. That's when I started watching. That's also where I connected with my father. I didn't want to lose the connection, you know. So I found a way in some way because I really loved being on a film set since I was a young child, I remember. So usually what happens when you see कि जब भी एक बच्चा होता है बहुत young age में and they see the parents getting split up or parents fighting a lot, right? मैंने fighting कभी नहीं देखी. I was very fortunate. I think they respected that. I never saw that side at least. So I'm very lucky that way. I saw very. So they never fought in front of you. No, I saw a very amicable parting of ways in that sense. Yeah. So usually जब वो होता है, so ऐसे दो sides majority बच्चे react करते हैं. एक होता है ignorance की let it be, I don't care, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, ये लोग अपना करते रहते हैं, कुछ नहीं होता. मुझे पता था और फर्क पड़ता. हाँ, so एक like फर्क बहुत पड़ता है, but it's like you ignore, you suppress everything और आप अंदर दबा के रखते हो. और एक होता है आप attention seeking behavior कुछ करने की कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा tantrum throw करोगे ताकि ये दोनों आपको love दें, आपको attention दें. Usually kids do a lot of this. शुरुआत में किया होगा अब मतलब. So which side were you? शुरुआत में I might have tried to gain attention, but मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैं बहुत responsible हो गया. I became very aware of it. I became too aware. I think I matured a little ahead of my times because I wanted to make sure that I don't lose my connection with my father. So I tried to process and analyze it that as long as he's happy with what he's done, I'm okay with it. Even if I wasn't maybe okay with it, I rationalized it in my head at a very young age saying कि ठीक है, अब ये हो गया. And what affected you the most at that time? I mean, listen, it's like silly moments in life where you look back. I didn't know how to shave for the longest time. I started shaving at the age of 18 or 19, 20 maybe just before, you know. So I never could really go to him and say, you know, I need to learn. These are things that I guess a father tells a son. I traveled a lot with him, but again, it used to be on film sets. So I think what bothered me the most is that little normalcy that I wish I had, I couldn't because of circumstances. थोड़ा explain करो normalcy मतलब क्या नहीं? यार सुबह उठ के आपने नाश्ता कर लिया साथ में, रात को खाना खा लिया साथ में, बातें की, वाली बातें होती है ना. Normal, the regular day when you're a kid, what are you going to speak about? What did you do in school today? You're playing basketball or you're playing. Also, I think what happened to me, I started using food to fill my void. A lot. I became overweight. I became obese over 3 months. I found solace in food at that point in time. So I started eating a lot more than I used to. I lived with my grandparents. So my dad moved out and we continued staying in the family home. My mother, my sister and I. And food is a very big part of our culture any which ways. And joint family means khana bante hi rehta hai. So I found great solace in eating, overeating. Fast food had just come into our country at that point of time. So going and hiding and eating in fast food joints, जो pocket money मिलती थी वो इन चीज़ों पे, मतलब भेलपूरी जाके 1 नहीं 3 नहीं 4 खा लेना, 4 burger खा लेना. So I became obsessed with eating my sorrows away, and that is why I understand what obesity is today in our world, because there's a lot of sorrow and there's a lot of food that temporarily helps you heal. And I downward spiraled into that space very badly at that point of time. And I was pretty happy about it.
ऐसा नहीं था कि मैं खा के दुखी होता था, मैं बहुत खुश होता था खाना खा के। हाँ, क्योंकि प्लेजर मिलता था ना, डोपामिन रिलीज होते थे, तभी थोड़ा ना सोचा था एक्टर बनना है, कुछ बनना है उस समय तो। एग्जैक्टली, जस्ट दैट जस्ट फिल्ड अ वेरी बिग वॉइड इन माय लाइफ. So I guess that was something which now when I look back, I'm still dealing with that. Your body's been tortured, and the trauma. See, there is trauma. Then there is what you do to try and heal, and it चिपक जाता है आपके सिस्टम में हमेशा के लिए. ठीक है, तो आपकी बॉडी इमोशनली वो क्रेव करती रहती है. जब भी आप ट्रॉमा में हो ना, आपको बचपन की याद आती है कि यार जब मैं खाना ज्यादा खाता हूँ तो मैं अच्छा फील करता हूँ. सो देन द माइंड सेज, अरे द सिग्नल इज कि यार तू जब 10, 12, 15 साल का था तो ये करता था, तो ये तेरे को अच्छा फील कराएगा इस वक्त जब तू दुविधा में. तो आप वो कर लेते हो, पर अब डोपामिन रिलीज नहीं होता. अब नाउ यू फील लाइक शिट अबाउट इट बिकॉज यू नो बेटर, बिकॉज यू लिव्ड द लाइफ. यस. सो इट्स, पर अभी भी बॉडी का सर्वाइविंग मैकेनिज्म वही होता है कि जैसे ही कोई थोड़ा वो फेस करेगी ट्रबल, बॉडी बोलेगी अरे खा ले, अच्छा लगेगा, खा ले. करेक्ट. सो देन आप टेम्प्टेड हो. करेक्ट. तो बिकॉज बॉडी के अंदर तो बचपन की मेमोरीज अटैच्ड है, एंड इट इज your nervous system, your mind, everything is that remains. You might forget in your memories, but your body remembers, and then suddenly it hits you that this might help. It's like it's not an addiction, but it's not far away from being something that makes you vulnerable to it even today, because it happened in your childhood. You fought through it. I lost the weight. I became an actor, but the body still remembers. The mind still remembers. Conditioning बहुत strong है. Residue है ना, सालों का है यार, because आपके formative years में था. तो formative years में correct. I went through a situation that created trauma. तो मैं बहुत sorted बंदा हूँ बचपन से इन चीजों में, because I rationalized my father and my mother going away their separate ways very early in life. तो मैं कहीं ना कहीं मतलब रीजनिंग बहुत जल्दी दे दी थी. You got mature very early. हाँ, और because मैं elder brother भी था, तो एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई थी कि यार अगर मैं अच्छी तरह बिहेव करूंगा या मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहूंगा तो बिकॉज शी वाज 5 years old when तो जब तक वो मेरी उम्र पे पहुंचेगी उसके कुछ सवाल होंगे. आई थिंक शी मिस्ड आउट ऑन अ लॉट मोर देन आई डिड, बिकॉज आई मैनेज टू, मैं कहीं ना कहीं डैड के साथ टाइम स्पेंड कर लिया. बट या इट वाज अ ट्रिकी टाइम. मेरा पास्ट बहुत हैवी है. there's a lot of baggage in my past, there's a lot of trauma, there's a lot of I've led a life, and I completely respect the fact that people might feel that we've had it easy. I never doubt how tough it is for somebody coming in from the outside and trying to make it in this profession. But why do you feel that it is easy for me to live the life I'm living? आप थोड़ा contextualize करो मेरी जिंदगी को, थोड़ा सा देखो. आपके पास माँ बाप है और आप ये कर रहे हो, तो आप घर जाके अपनी माँ के गोद में सर रख के सो सकते हो. मैं वो कभी नहीं कर सकता. और मैं 24-25 साल का था जब मेरी माँ को कैंसर हो गया था. तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है कुछ चीज़ें जो शायद भगवान ने दी हैं या मेरे फादर और मदर ने दी है, लेकिन मेरे पास वो ऐसी चीज़ नहीं जो आपके पास है. तो शुड आई एनवी यू एंड शुड आई हैव नेगेटिविटी टुवर्ड्स यू फॉर हैविंग अ मदर? नहीं ना. अब वही फर्क है ना. आपके पास वो ऐसी चीज़ है जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है और कभी नहीं हो सकती. मैं जितनी मेहनत कर लूँ, मैं जितनी उम्मीद कर लूँ, मैं जितनी प्रार्थना कर लूँ, वो कभी नहीं होगी मेरे पास. पर क्या मैंने कभी आपको बुरे नजर से देखा है या आप पे इल विल या आप पे नेगेटिविटी झाड़ी है? कभी नहीं. What you're doing today, do you think your mother will be proud of you? Yes. Yes. What will she say to you after looking at your recent work? She will just smile. She would just smile. I know how she is. She would just say, I'm very, very happy for you. I'm very happy that people finally get to recognize the hard work and the effort you put in, because she would have seen me around the house. She would see me doing my work every day. Problem क्या, मैं घर आता तो कोई है नहीं जिनको पता है मैंने पूरे दिन क्या किया. She would have known. She would have seen. She would have felt the 5 years, 6 years that I went through of यार मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मैं फिल्में ही बनाना चाहता हूँ. तो वो जानती थी, इसीलिए उन्होंने अलाउ किया for me to pursue this profession. She would have just been, I think she would have been at peace and content at this point, because ये बहुत पेचीदा टाइम था मेरे लिए. This was like an all-in bet. It was this or nothing. That's the way I would have looked at it, because she would be around, I would be more extreme. Because जब बच्चा माँ से बात करता है तो मैं तो extreme ही हो जाता. अब थोड़ा practical होना पड़ता है because खुद आप rationalize कर रहे हो. तो she would have felt the pressure more than me. Because मैं independent आदमी हूँ. My father and mother supported me to whatever extent they could, but financially I became independent the day I started working. Really? Yeah, I've never taken anything from my father. Oh. After I became an actor, till then, whatever it was, till I was 23, 24, my first paycheck was Ishaq Zadeh. Since that day, and my mother passed away without me knowing if my future is in this.
So after that, till today, I have never, and he knows that, and I think he's proud of the fact that I've never ever asked. And that's the only thing I feel was the right thing for me to do. I wanted to be an identity that he's proud of, that ये independent आदमी है यार, इसने अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करके अपने आप को उतना काबिल बना दिया कि ये अपनी देखभाल और अपनी बहन की देखभाल अच्छी तरह कर सकता है. And that is what makes parents proud. My mother also would be proud of exactly that today I have my own ecosystem जहाँ पे मैं जीता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी फैमिली की कदर कर सकता हूँ, अपनी बहन के लिए कर सकता हूँ, मेरे आसपास में खुशियाँ दे सकता हूँ लोगों को. And I'm well to do in that sense, but this is all from the work that I got the chance to do and I did well. So I think she would have been proud कि यार जो सिलसिला शुरू किया था 12 साल पहले वो कंटिन्यू रहेगा. बिकॉज वो मुझे कई बार डर लगता था कि यार ये वाली भी नहीं चली या ये वाली में काम पसंद नहीं आया तो मैं कहाँ से अपॉर्चुनिटी सीख कर पाऊंगा, कहाँ से लोग मुझे लायक समझेंगे. बिकॉज आज और जेन्युइनली अच्छी बात है, कंपटीशन इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स कमिंग इन, देयर सो मेनी गुड एक्टर्स. तो आई एम वेरी अवेयर, मैं बहुत कॉग्निसेंट आदमी इन चीज़ों को लेके कि यार मैं एक स्पेस की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी उम्र में और कोई नहीं कर पाई, तो मैं रिस्क ले रहा हूँ. दूसरी बात है मुझसे बहुत बड़े बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार है एक फ्रेंचाइज के अंदर, तो मैं एक हिस्सा हूँ. I can get overshadowed, I can get lost, I can end up being the worst part of the film. जो कहीं ना कहीं एक मीम टेरिटरी ऑलरेडी क्रिएटेड थी इन द अनाउंसमेंट टाइम. तो मेरी अवेयरनेस बहुत हाई थी इस चीज को लेके कि दिस इज अ गैम्बल, नॉट फ्रॉम द एंजॉयमेंट ऑफ डूइंग द वर्क बट द रिजल्ट. सी यू डोंट वर्क फॉर द रिजल्ट, यू वर्क फर्स्ट बिकॉज यू एंजॉय द प्रोसेस. बट इस पॉइंट पे मुझे पता था रिजल्ट का कॉन्सिक्वेंस है मेरी जिंदगी में. और इस टाइम पे प्रॉब्ली एंजॉयमेंट का फन भी नहीं होगा कि पूरा टाइम यू मस्ट बी थिंकिंग कि ओके सिंघम आ रही है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, देयर रोहित शेट्टी, देयर रणवीर सिंह, देयर अक्षय कुमार, देयर अजय देवगन, देयर लाइक बिग नेम्स और सब चल रहे हैं, सबके करियर. बट एक्चुअली मेरे से प्रेशर उठ ही गया. मैंने बोला ये सब तो लोग इनको देखने आ ही जाएंगे, मैं अपना काम अच्छी तरह करता हूँ. मेरे लिए बहुत आसान हो गया था एक्चुअली, बिकॉज इतनी बड़ी फिल्म थी और इतने सारे लोग थे. मैंने कहा ये तो मेरे लिए I can go to set and just be an actor and do what the director wants me to do, और मैं अपना काम एंजॉय करना चाहता हूँ. उस पॉइंट पे ना मुझे काम करने की ज़रूरत थी. जो मेंटल स्थिति थी मेरी, जहाँ पे मैं था, जहाँ पे मैं एक फेज पे था जहाँ पे मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट कर करके बस पड़े ही रहा था. ये फिल्म आई लाइक जेन्युइनली अ शॉट इन द आर्म, जहाँ पे मुझे लगा यार ये मौका है टू गो एंड अगेन reinvigorate myself with the work, because मुझे काम से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यार. All aspects of film making, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सेट पे होना. मैं बच्चे की तरह हूँ सेट पे, तो मैं तो मर रहा था सेट पे जाने के लिए कि कोई बस मौका दे दो, और ऐसे सेट पे जाने के लिए जहाँ पे प्रेशर नहीं फील कराए कोई, या कोई आपको नीचा ना दिखाए. बट प्रेशर नहीं फील हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ फील, क्योंकि रोहित सर ने कभी वो नहीं फील होने दिया यार, ना अजय सर ने, किसी ने भी नहीं. वो सेट पे, वो पूरे सेट पे, वो जो रोहित शेट्टी एंड टीम जब बोलते हो ना, रोहित शेट्टी एंड टीम ने मुझे टीम का हिस्सा बना के, स्माइल करा के, मजे करा के, और मैंने उन पे छोड़ दिया था. मैं ज़्यादा एनालाइज नहीं कर रहा था बिकॉज वो उनकी दुनिया में जा रहा था. तो मैंने बहुत एंजॉय किया यार. सो रोहित शेट्टी का भी रिसेंट वो क्लिप वायरल हो रहा है, यू सीन दैट अबाउट यू? व्हिच वन? जहाँ पे वो बोलते हैं कि अर्जुन मेरे पास आया था, अर्जुन, मैं बहुत बार जा चुका हूँ उनके पास बोलने के लिए कि जब आपके पास, और वो बोल रहे कि बहुत रिस्की था मेरे लिए, कि अर्जुन को लेना बहुत रिस्की है, बड़ी अच्छा एक्टर है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ले ले इसको, सबका टाइम बुरा होता है, इसका चल रहा है, पर ये जानता है, उसको पता है मेरे बारे में क्या चल रहा है, कौन बातें कर रहा है, अवेयरनेस थी. और मेरे लिए रिस्की है बट लेते हैं क्योंकि अच्छा एक्टर है, राइट? तो मतलब उनके दिमाग में भी थॉट था, एंड ही सेइंग कि आपको ये अवेयर था, एंड देन यू वेंट देयर. तो प्रेशर नहीं लगा? आई एम श्योर लाइक देयर मस्ट बी. नहीं लगा यार, देख लगा होगा बीच में जब शूटिंग नहीं कर रहा था, पर सेट पे कभी नहीं. इफ यू आर आस्किंग मी शूटिंग करते वक्त, बिकॉज यार सेट पे आप लाइक आई सेड प्रोसेस एंजॉय करते हो, आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते उतना. आप ये शॉट देते हो, ये नहीं सोचते ऑडियंस क्या सोचेगी, आप तो उस पॉइंट पे जी रहे हो. And how did you reach out to Rohit Shetty? So I had met Rohit sir many years back when I saw his earlier films also. मैं जाके मिला था और उन्होंने हमेशा एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि जब तेरे लायक कुछ होगा मैं तुझे दूंगा. I don't want to offer you anything just for the sake of it. I had always been in touch with him. I've always been a fan. हर पिक्चर देखता था उनकी. मैंने चंदन में देखी है सिंघम, मैंने गेटी गैलेक्सी में जाके देखी है उनकी फिल्में, मैंने ऑल द बेस्ट भी देखी है, मैंने सिम्बा भी थिएटर में 2 बार देखी है. और मैं हमेशा उनको फ़ोन करके बात करता था या मैसेज कर देता था. ही वुड कॉल एंड आई वुड स्पीक. जब मुझे पता था कि सिंघम अगेन बनाने वाले, ये सर्कस के पहले की बात है, तो मैं एक्चुअली तब गया था उनके पास. अजीब चीज़ है, और मैंने हमेशा बोला था सर वो नेगेटिव रोल के लिए, बिकॉज मुझे लगता है जयकांत शिकरे जब था और वो जो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इस बार कुछ कौड़ी लाएंगे जो इंटरेस्टिंग होगी एक विलेन के लिए.
तो मैंने जाके बस एक अर्जी रख दी थी कि सर अगर आप सोचोगे तो हियर सेड यार मैं लिख रहा हूँ, मैं बताऊंगा तेरे को, एंड देन आई लेफ्ट इट एट दैट, एंड देन आई यूज्ड टू एंगेज विद हिम वेरी ओकेजनली व्हेन टाइम अलाउड, बट मैंने उनको जाके बोल दिया था मैं अगर आप सोचोगे मैं कर लूंगा। और उनका एक दिन फोन आ गया और उन्होंने पूरी इज्जत से मुझे नरेशन दिया, ऐसा भी नहीं कि बेटा आके कर ले तू चुपचाप, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। ही सेड लिखा है तू सुन और बता। मैंने सुना एंड आई अग्रीड टू डू इट, एंड आई थिंक रोहित सर सेड दैट समवेयर आल्सो यार कि लोग सिर्फ अभी अर्जुन की बात करें मुझे अच्छा लग रहा है, यू नो आई डोंट माइंड इफ ही टेक्स ओनरशिप ऑफ द फिल्म, एंड दैट्स वेरी ग्रेसफुल। आई फेल्ट वेरी हैप्पी यार, बिकॉज आई थिंक एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी मुझसे। फैक्ट ये है कि लोग चाहते थे मैं फेल हो जाऊं, एंड बाय लोग आई मीन द पीपल आर स्लाइटली क्रिटिकल एंड स्लाइटली क्लिकबेटी एंड स्लाइटली मोर ट्रोली। क्यों चाहते थे लोग फेल हो जाऊं? It's easy dartboard to throw your darts on ना। कई बार क्या होता है ना, लोगों का रिएक्शन आता है मेरे सरनेम से, मेरे पर्सनल लाइफ से, एंड द लैक ऑफ फिल्म्स पैनिंग आउट, एंड द फीलिंग बीइंग दैट ही डजंट लाइक वर्किंग, ही डजंट केयर अबाउट वर्किंग, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एंड ही डजंट डिजर्व टू बी एन एक्टर। There was a very heavy sentiment created like that because films didn't pan out. And the physicality that I struggled with for a long period of time in the middle of my career, which happened because of something that I spoke about very recently. So I knew the sentiment made it easy as a target figure because see audience को मैं subtitle नहीं दे सकता ना, मेरा thyroid start हो गया था ये time पे। या मैंने पूरी कोशिश की लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये फिल्म को इस तरह देख रहे थे, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ऐसे थी पर शूट ऐसे हुई। या मैंने एक फिल्म की थी जो एक्चुअली अच्छी थी लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया। हम सब वी कैन नॉट गिव एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड द फिल्म्स नॉट वर्किंग एंड पैनिंग। नैरेटिव बनता चला गया। अच्छा देख, जब सोशल मीडिया की शुरुआत थी ना, नैरेटिव्स इतने वैल्यूएबल नहीं थे, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, तो आप इतने मायने नहीं देते थे। थॉट क्या था, काम करो, पिक्चर चलेगी, सब अपने आप समझ जाएंगे। अब वो अफसोस की बात यह है मेरे साथ कि जब नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, जब सोशल मीडिया कल्चर एलिवेट हुआ हिंदुस्तान में, और ये शब्द नेपोटिज्म वगैरह जब एड ऑन हुए, दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय करियर। तो क्लिकबेट कल्चर में मैं बहुत इजी सॉफ्ट टारगेट बन गया बिकॉज मेरी फिल्में नहीं चली। तो क्या हुआ ना, मेरे पहले 5 साल करियर के डिलीट हो गए। और मैं क्रेडिट छीन थोड़ी ना सकता, मैं मांग थोड़ी ना सकता मुझे क्रेडिट दो, वो तो था। अब क्या कर रहे हो? और मैं बहुत रैशनल आदमी था। जैसे मैं जब रोहित सर के पास गया था, ये जान के गया था कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। वो अवेयरनेस यही थी कि लोग मेरे बारे में आजकल क्या सोचते हैं, सब नहीं। See, there's a huge, I feel you cannot get this kind of love if people are not cheering for you in the sidelines. But ऑडियंस जो थिएटर जाती है वर्सेस जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव और कल्चर क्रिएट होता है, उसमें फर्क है बहुत। बट इनको ठीक रखना या इनको कायदे में रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास ये नहीं है, और ये आता इसलिए नहीं है कि मैं अर्जुन कपूर हूं या मैंने फलाना ढिमकाना कर दिया, ये फिल्म अच्छी होगी तो ही आता है। फिल्म चलती है, एक हद तक चले या बहुत ज्यादा चले, फिल्म अगर चलती रहेगी तो ये नैरेटिव आप कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते हैं। जब ये डिमिनिश होते चले जाता है और अपॉर्चुनिटीज भी कर्टेल होना चालू हो जाती है, ये अपने आप एक बढ़ते चले जाता है। एंड देन इट बिकम्स अ शैडो दैट लर्क्स ऑन यू इवन व्हेन पीपल वांट टू गिव यू अ चांस एंड बेनिफिट ऑफ द डाउट। इट्स इजियर टू पुट यू इन अ सर्टेन कैटेगरी। हाँ, कि यार इंटरनेट पे तो तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं, ये इस टाइप का। तो आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली नैरेटिव से शिफ्ट हो जाती है। In the sense, you might be a person who's working hard and trying your best. Perception is the new reality, right? It's the new currency. आप आज हवा बनाओ अपने बारे में और वो हवा का रुख बदल जाता है। ये अगर 3 साल पहले तेरे साथ इंटरव्यू करता ना, तो बोलते यार ये बातें तो अच्छी करता है लेकिन इसके काम में तो नजर नहीं आता। आज जब काम अच्छा लगा है तो बातें भी समझ में आएंगी, सुनेंगे, एंड दे माइट पे अ लिटिल अटेंशन। सो दिस, बट यार ये बहुत बड़ा लोड है जो मैं बोल रहा था ना, ये जो परसेप्शन और जो ब्रूटैलिटी एक आ गई है ना ओपिनियन झाड़ने में। Because we live in that time where opinions are like assholes, everybody has them. और अब आपके पास जगह है डालने के लिए, आप अपनी दिन की खुन्नस निकालने के लिए, आप मेन भी नहीं करते। मेरी आधी प्रॉब्लम क्या है ना, यही सेम लोग मुझे फॉलो भी करते हैं और मुझसे मिलकर सेल्फी भी ले लेंगे और फिर मुझे गाली देंगे। हाँ, तो मैं वो कंफ्यूज हो जाता। बट देन आई ऑल्सो रियलाइज यार देयर इज लॉट ऑफ, एक तो दैट्स ट्रेमेंडस चीप थ्रिल कि आप एक दुकान में बैठ के अपने दोस्तों के साथ भगचोदी कर रहे हो और बोलते हो देख मैं इसके नीचे कॉमेंट, ये देख मैंने लिख दिया है, and you laugh and you've forgotten, but that might reach me or that might affect the way people think. आपने जाने अनजाने में किया है। एंड इतने ऐसे लोग हैं जो ऐसी बकचोदियां करते रहते हैं। अच्छा अभी क्या आप क्लिक बेट के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाओगे, फोटो तो मेरी इस्तेमाल करोगे, गाली मुझे दोगे। आपका कल्चर है कि आप चाहते हो कि आप जितना नेगेटिविटी झाड़ोगे उतने आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। बट फिर आपको उतनी ताकत होनी चाहिए कि जब अच्छा काम हो तो आप वो भी अप्रिशिएट करो। वो नहीं होते। Like I once read a review
And the reviewer's job is to review the film to give me feedback so I can get better at it. हाँ. Because मेरी aspiration ये है मैं हर रिव्यू पढ़ता हूँ. हाँ. एक रिव्यू था कुत्ते का हाल ही में, और मुझे लगता है मैंने कुत्ते में ठीक ठाक काम किया. कभी तो देखेगा, मुझे लगता है ठीक ठाक काम किया. जो भी था आई कुड हैव डन बेटर, व्हिच एवरी एक्टर फील. बट ऐसा नहीं है कि मैं अझेल हूँ या मैं बकवास हूँ या मेरे वजह से बर्बाद हो रही है पिक्चर. ऐसा नहीं कि यार ये क्या कर रहा है. हाँ. उतनी मुझे समझ है. उसने रिव्यू में लिखा है वो लड़की ने, he should not be an actor and go and pursue something else. That is not criticism, that is a fucking opinion. And that is a very personal opinion. And you are writing for a very known, that's a very personal dig to make at a human being. It's like me reading a review and saying, you shouldn't be reviewing, you should actually be going and milking cows. आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले क्रिटिक होके कि आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए. मैंने आपको वो पावर नहीं दी, मैंने काम प्रेजेंट किया, आप काम को क्रिटिक कीजिए. बोलो अच्छा लगा, खराब लगा, ये बेटर हो सकता है. आप बोल सकते हैं, हाँ आप बेशक बोले कि यार उसकी मुझे लगा कि ही कुड हैव डन दिस बेटर दैट बेटर. लाइक ऐसे ऑडियंस टिकट के पैसे देती सर आंखों पे, क्रिटिक्स अगर जेन्युइन रिव्यू करेंगे सर आंखों. पर ये एजुकेटेड क्रिटिक बाकी सबके लिए ठीक लिखता है, लिखती है सॉरी, और मेरे लिए लास्ट लाइन रिजर्व करके रखती है और पर्पसली ये बोलती है कि ही शुड बी परस्यूइंग अ डिफरेंट प्रोफेशन. And I messaged her on Instagram, which she's not read ever. And I said, I respect the review, but I do not respect the personal attack. Because you are creating a narrative where people will read this. Innocent people who feel it is easy for a critic to write this, and then they will also form this opinion. They will also write this for clickbait. तो आप narrative वहां से create कर देते, तो you need to be responsible. मैं अगर आप बाहर आके बोल दूं कि सारे क्रिटिक ऐसे हैं, तो मैं क्रिटिक्स आई एम बीइंग जनरलाइजिंग इट एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट ना. मैंने कभी आके बोला है कि यार ये इनको कुछ नहीं पता. भाई कुछ लोग हैं जो समझदार है, तो मैं क्यों जनरलाइज करूं लोगों को. पर आपने मुझे बोला कि आप इस नौकरी के लायक नहीं हो, आपको कुछ और करना चाहिए. दैट्स द मोस्ट ब्रूटल फॉर्म ऑफ बुलिंग समबडी इन द गार्ब ऑफ बीइंग अ राइटर. डोंट यूज योर वर्क to pinpoint what I should and should not do with my life. कंपेयर किया कभी खुद को किसी से? नहीं किया यार. मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं आया था इंडस्ट्री में सबके साथ काम करने के लिए. अगर तू मेरा फिल्मोग्राफी का ग्राफ देखेगा तो एट द पीक ऑफ माय फर्स्ट 100 करोड़ फिल्म इन माय एज ग्रुप, जब मैंने 100 करोड़ दिए थे तब तो परसेप्शन भी नहीं बनाई थी. मैं तो बस शूटिंग कर रहा था. मैंने फाइंडिंग फाइनी कर ली थी जो दीपिका के साथ एक इंग्लिश पिक्चर है. अब मैंने की थी यार, मुझे लग रहा था मैं एक फिल्म करूंगा, होमी अडेजानिया डायरेक्ट कर रहा है, नसीरुद्दीन शाह, डिम्पल कपाड़ी और पंकज कपूर मेरे साथ एक गाड़ी में बैठ के एक्टिंग करेंगे, कितना मजा आएगा यार खेलने में उधर. मैं तो प्लेग्राउंड की तरह गया था. अगर आप देखोगे पोजिशनली और परसेप्शन एंड दैट एटीट्यूड कि यार आई शुड हैव बीन सेइंग यार दीपिका पादुकोण एंड मी शुड बी डूइंग अ मेनस्ट्रीम कमर्शियल एंटरटेनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई कैन ऑप्टिमाइज द टू स्टेट सक्सेस एंड शी इज ऑप्टिमाइजिंग फ्रॉम रामलीला एंड ये जवानी ये दीवानी. बट आई वेंट एंड चोज दिस. अब वो पिक्चर इज द मोस्ट वेल रिव्यूड फिल्म ऑफ माई करियर. इट्स एन इंग्लिश फिल्म, सो इट्स ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट इन द चॉइस. एंड आई डिड दैट आउट ऑफ माई ओन कंडीशनिंग ऑफ वांटिंग टू गो एंड प्ले विद दीज एक्टर्स एंड लर्न. तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यार मैं मैनिपुलेट करके करेक्ट फिल्म करूं दीपिका के साथ. अच्छा, मैंने आई थिंक ऑल्सो इसलिए भी नहीं सोचा बिकॉज मुझे लग रहा था यार करते रहेंगे ना काम, मतलब ये भी करना चाहिए. सो आई नेवर एवर केम एंड सेइंग कि एवरी फिल्म हैज टू टेक अ स्टेप. मे बी दैट्स रॉन्ग. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मे बी आई नीडेड टू बी मोर स्ट्रेटेजिक, बट आई वाज मोर इमोशनल, मोर इंपल्सिव, मोर लाइक अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, मोर हैप्पी टू बी हियर एंड एंजॉय दिस वर्ल्ड. आई ऑल्सो फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैड बीन एक्सेप्टेड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं बस अब क्यों ना I've arrived. I always thought, fuck, I'm in the very elite few number of people that the audience has given love to in the first 3 years of his career. मैंने पहले 3-4 फिल्मों में इशकजादे की, औरंगजेब की, गुंडे की, 2 States की, ठीक है. फाइंडिंग फाइनी इज माय 5th film and then तेवर and कियन का happened, ठीक है. So this is I'm talking about from 2012 to 2016. In my first 3.5-4 years of working, this was the kind of films I'd done. So and कियन का also did well. फाइंडिंग फाइनी फ्लॉप दी और 35 करोड़ का धंधा है. तेवर फ्लॉप हुई और 35 करोड़ का धंधा था. तो कहीं ना कहीं आई फेल्ट यार ठीक है, काम करते रहेंगे, करेक्ट फिल्म आके आपको एलिवेट करती रहेगी. आई नेवर थॉट अबाउट ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. शायद सोचना चाहिए था और शायद प्लान थोड़ा बेटर करना चाहिए था. बट जब फिर बीच में प्लान करने की कोशिश की, सब गलत हो गया. सब गलत पड़ गया. क्या गलत हो गया? कहाँ प्लान करने की कोशिश करी? No, like for example, there was a point when I did so till Mubarak I went on impulse and instinct, and Sandeep or Pinky Farrar I shot during the same. I was obsessed. I wanted to work with Dibakar Banerjee and I loved Anees bhai. So I was very very happy. I was getting
यार 1 साल में मुझे अनीस बज्मी और दिवाकर बैनर्जी मिल रहे थे शूट करने को, तो मैं तो बोला था क्या ग्रोथ है यार, मुझे कॉमेडी करनी है, अनिल कपूर के साथ करूंगा। मैंने सेट पे नो एंट्री पे देखा था क्या कर सकते हैं, एंड अनीस भाई जो नरेट करते, जिस तरह एग्जीक्यूट करते, ही इज अ मास्टर टुडे। आई एम सो ग्लैड दैट पीपल आर गिविंग हिम इवन मोर लव बिकॉज ही इज जेन्युइनली unbelievable when it comes to the craft of making films for our common man's entertainment. Okay. And at the same time, a director that is a clutter breaker and has an opinion and is giving you a take on society in a very cerebral way. तो मुझे वो बहुत exciting लगा था कि दोनों एक ही साल में हो रहा है, एक ही साल में दोनों मजा आएगा। अच्छा, मुबारका का ट्रेलर आया एंड इट डिडंट लैंड। हाफ गर्लफ्रेंड लगी थी, उसने 10 करोड़ की ओपनिंग ली थी और फिर द फिल्म petered out to some degree. Mubaraka's trailer didn't land and I didn't have a film to do. I was shooting for Farrar but मेरे पास आगे कुछ काम नहीं था, तो मैं बैठा था and मुझे एक फिल्म ऑफर हुई जो एक फ्रेंचाइज थी उस समय, नमस्ते इंग्लैंड। मैंने उसे पहले ना बोला था एक पॉइंट पे फिल्म को, बिकॉज मुझे लगा था हाफ गर्लफ्रेंड और इसकी स्टोरी काफी सिमिलर थी, तो आई सेड यार मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लगा अच्छा फ्रेंचाइज है, परिणीति है, हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन रह चुका है, अच्छा ये रिकवरी है, ये एडजस्टमेंट है, फिल्म बड़ी है, लंदन में शूट होगी, पंजाब में शूट होगी, स्केल है, 4 गाने हैं, ओके हम मैनेज कर लेंगे। और सोसाइटल वाला ऑप्शन भी वो डंकी वंकी वाला वाला हाँ, तो उसमें वो कबूतरबाज वाला पूरा एक्चुअली तूने देखी है पिक्चर? नहीं, आई हैव स्पोकन टू विपुल शाह, सो दैट्स व्हाई आई नो। तो एंड नथिंग रॉन्ग विद व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, रितेश हैड रिटन इट, their intent was to make the film. I had said no because I had a genuine reason. I shouldn't have done that because I had the reason. मुझे मटेरियल पे ओवरलैप लगा था, तो कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट को मैंने नहीं बैक किया और मैंने एक प्लान्ड वे में वो फिल्म हाँ बोल दी। इट जस्ट मेड सेंस, राइट? इट टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। तो मेरा ये था यार अगर मुबारका नहीं चलेगी तो मेरे पास एक इन हैंड एक मेन स्ट्रीम पिक्चर है जो आएगी, तो ये चल जाएगी, मतलब बढ़िया हो जाएगा। वर्स्ट केस यार नमस्ते इंग्लैंड यू आर डूइंग आफ्टर नमस्ते लंदन एट कम, यू आर थिंकिंग परिणीति और मैं, आप एक मिनिमम गारंटी लेके चल रहे हो पिक्चर की। जो मैं नाइव था उस टाइम पे, मैं शायद I was 32, 33. You think you're on top of the world. That's the best age of your life to be arrogant, right? And not the bad kind of arrogance. The arrogance of संभाल लेंगे यार. हाँ, जो होगा देखा जाएगा. Because the film is being put together because you're the actor. There's a certain number being attached to it. Your pre-sales are there. जो technicality होती है business की. I get it. तो मेरा ये था संभाल लेंगे. कितना बुरा हो जाएगा. अब वो अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि वो फिल्म वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई करियर गोइंग डाउन हिल वेरी एक्सट्रीमली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो नियत जो थी वो मैनिपुलेटेड थी, वो नियत जो थी वो स्ट्रेटेजिक थी। कुछ लोगों को इनहेरेंटली आती है ये चीजें, मुझे नहीं आती है। Few actors are very strategic. They're very good and they should be like that because that is where there's a difference. अब हम सब सेम हो गए तो फिर मजा नहीं आएगा ना, सब बोरिंग हो जाएगा। बट मैं शायद कभी उस तरह के ग्रेन से बड़ा ही नहीं हुआ था और मैंने कोशिश की, और वो साल शायद करियर वाइज बहुत खराब साल था मेरे लिए, वो 2018-19 प्री कोविड का जो टाइम था। देन कोविड आया तो फिर तो सबके लिए बहुत ज्यादा खराब हो गया सब। और उस समय मैंने सोचा कि ये कर सकता हूँ, लेकिन जब आज मैं सोचता हूँ ना, आई फील यार वो मेरी कल्चर नहीं है मेरा, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। So मैं बहुत नाप तोल के सोचता हूँ। ऐसे लाइफ में भी are you a confident person? Yeah, I am. I mean, as confident as कहाँ से आता है? Where does the confidence stem from? The way I've handled life, यार. The resilience of not giving up, not giving in, taking risks. I'm an 11th fail who went and gave an audition and then worked on myself and then released a film, worked on it while my mother had cancer. I lost her. I did the film and I made a career for myself that is independent. I hate using the word self-made, but I'm self-sufficient. मैं अपनी देखभाल करते आया हूँ सालों से। हाल ही में उतार चढ़ाव देखे, निजी जिंदगी में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी डील किया है। जब पत्थर फेंके लोगों ने ग्रेसफुली लिया है, और जब काम अच्छा हुआ है तो ग्रेसफुली थैंक यू बोला है। तो आई थिंक मुझे पता है तौर तरीके मेरे जो है पर्सनालिटी के, मैं हैंडल कर सकता हूँ चीजें यार। You don't feel inferior ever to anything, anyone, any person? No, I feel tremendously lost sometimes about the fact that I should have educated myself a bit more. I try and do that. मतलब क्या है इसका? Educated in what sense? No, but okay, education is the wrong word. I wish I'd lived that life, that space a bit more of traveling, studying on my own, being on my own, being more independent and meeting people and making friends and learning new things. I started understanding the value of all that much later in life. But you're very confident, so that's a great thing. And you proved this one statement right, which I recently read, and I came to a conclusion, and I think that's bang on, which you just said, कि
आई वाज रीडिंग कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, और बहुत सोच रहा था, मैं खुद के आंसर्स लिख रहा था कि कॉन्फिडेंस इससे होता है, कॉन्फिडेंस इससे होता है, कॉन्फिडेंस ऑल ऑफ दैट, एंड द रियलिटी इज कि कॉन्फिडेंस ना सक्सेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सर्वाइविंग फेलियर से आता है. सो व्हेन यू थॉट कि मैं अब खत्म हो जाऊंगा, जब या मैं फेल हो जाऊंगा, ऑलमोस्ट आई वुड हैव लॉस्ट इट, एंड अगर तुम वो फेस सर्वाइव कर लेते हो, वो एक्ट करता है एज अ प्रूफ, एंड देन तुम जब नेक्स्ट टाइम लाइफ में वापस से तो लग रहा होता ना कुछ नहीं हो पाएगा, डर लग रहा होगा, फट रही होती है, तुम बोलते हो ओह तब कर लिया था ना, फिर हो जाएगा. So confidence doesn't come from success, it comes from surviving failure. And you just said, the moment I ask you कहाँ से आता है, तो आपने यही बात बोली कि ओ ये देख लिया ना, ये देख लिया ना, ये देख लिया ना, ये देख लिया ना. So you proved it right. कर लेंगे. So which is bang on. And then you spoke about failure teaches you way more than success teaches you. Yeah. Sorry. And surviving that failure teaches you even more. Yeah, because you deal with it alone. Yeah. Success के तो 100 बाप होते हैं, failure आप अकेले deal करते रहो. निजी जिंदगी हो या प्रोफेशनल, you go through a lot alone. True. What were you saying? You spoke about? I was saying कि you were speaking about well-rounded people. हाँ. तो हार्वर्ड में एक स्टडी करी हुई थी, टॉप 1% लोग और टॉप 10% लोग, इनमें क्या डिफरेंस है. सो जो टॉप 10% लोग थे ना, उनका IQ बहुत ज़्यादा था, उनका टॉप 1% से भी ज़्यादा IQ था. सो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको दुनिया के बारे में ज़्यादा पता था, दे वर मोर वेल राउंडेड एज वेल एज पीपल. सो ऑन पेपर अगर देखोगे तो टॉप 10% को टॉप 1% अर्नर्स होना चाहिए, बट नहीं है. बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं. जो टॉप 1% था उनका मे बी IQ कम था, मे बी उनका नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड कम था, लेकिन उनका ऑब्सेशन एंड EQ एट वन प्लेस वाज हाईएस्ट. व्हिच इज कि ऑब्सेशन जो उनको आता है ना, उसमें ऑब्सेशन पूरा हाई होता है. एंड सेकंड वाज EQ कि वो किस तरीके से लोगों से डील करते हैं, हाउ वेल आर दे इमोशनल क्वेश्चन. ओके, EQ सॉरी, तो वो कितने अच्छे से अपने इमोशंस बता पा रहे हैं. कोई टेक्निकल टर्म मैं बोला यार ये सर्च करना पड़ेगा टेक्निकली, मैं थोड़ा नहीं, वो अपने इमोशंस कितने अच्छे से लोगों को बता पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कितने अच्छे से वो समझते हैं खुद को कि मेरे में गलत क्या अच्छा क्या, और मैं स्टिक करूंगा इस पे. सो दे डोंट ट्राई टू बी वेल राउंडेड कि मैं हर जगह अच्छा बनने की कोशिश कर लेता हूँ. दे आर लाइक हाँ ये मैं इधर खराब हूँ और मैं खराब ही रहूँगा, इट्स फाइन, क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ तो मैं इसमें अच्छा हूँ और इसमें ऑब्सेस्ड रहूँगा. या तो वो ऑब्सेशन जगा दो एज एन इंसान, ताकि आप कंटिन्यू कर सको एक पागलपन और जुनून के साथ एक तरफ एक चीज करने में, जो यू बिकम नॉट द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट द किंग ऑफ वन. और देन समवेयर यू वांट टू रीड अ मोर राउंडेड और मोर फुलर लाइफ, देन यू फाइंड परस्यूट ऑफ स्किल्स, परस्यूट ऑफ थिंग्स दैट एक्साइट यू, दैट मेक यू फील हैप्पियर. आई गेस ग्रोथ इन्हीं दो चीजों से आती है ना. बट लाउड कंक्लूजन उसका यही था कि अगर टॉप 1% में पहुंचना है ना किसी भी चीज के, तो ऑब्सेस हो जाओ, इट्स ओके. तुम दुनिया में सारी वेल राउंडेड चीजें मिस करोगे, इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. मुझे तो ऐसा लगता है वेल राउंडेड होना इम्पॉसिबल ही है वैसे भी, बियॉन्ड अ पॉइंट. मतलब आप ये सब कर भी लो, फिर भी कुछ ना कुछ नया आते रहता है, यू वांट टू गेट बेटर एट इट. इट वाज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सर, व्हेन यू फील इंफीरियर इन द सेंस यू वंडर व्हाट लाइफ कुड हैव बीन. मैं कभी-कभी बस वो सोचता हूँ कि यार अगर ऐसा होता तो मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान होता, क्या मैं अपने बारे में ज्यादा जल्दी समझ जाता, क्या मैं कुछ चीजें और एंजॉय करता. तो मैं डे ड्रीमर हूँ यार, मैं वो सोचते रहता हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ इन चीज़ों को लेकर, तो मैं सोचते ही रहता हूँ. तो ये एक चीज़ है जो मेरे दुनिया में हाल ही में बहुत मायने देना चालू है, बिकॉज मेरे थेरेपिस्ट ने बोला है कि यू नीड टू ब्रॉडन योर होराइजंस एज अ ह्यूमन बीइंग, वरना तुम इंडस्ट्री के अंदर ही अटके रह जाओगे. तो इसीलिए ये ज़्यादा हो गया. फेयर. यू नो एक और चीज़ है व्हिच यू जस्ट सेड, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर थिंग अबाउट मेन. आई वाज रीडिंग कि मेन और वुमेन में एक कॉमन सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है अबाउट डीलिंग विद प्रॉब्लम इज दिस, कि अगर मेन को कभी भी लगता है ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उन्हें फिक्स करना होता है एक्सटर्नली. फॉर एग्जाम्पल, अगर लग रहा है कि यार मैं ना थोड़ा पावरफुल नहीं हूँ, इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, तो मैं एक बड़ा घर ले लेता हूँ, दुनिया को लगा वाह यार क्या सक्सेसफुल आदमी है. ठीक है, अगर मुझे प्रॉब्ली डेटिंग लाइफ मेरी अच्छी नहीं चल रही है, मैं किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार एक सेक्सी कार ले लेता हूँ, बहुत लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएगी. ऐसे बेवकूफ जैसे थॉट्स होते हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं कि बाहर से कुछ कर लेता हूँ और मैं अट्रैक्ट कर लूँ. मे बी किसी का करियर सही नहीं चल रहा होता है, तो वो सोचता है कि यार 2-3 सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, मेरी जॉब बेटर हो जाएगी. सो वी ऑलवेज थिंक अबाउट फिक्सिंग अवर प्रॉब्लम्स इन अ वे कि बाहर का कुछ चीज़ कर लेता हूँ जिसके से मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, बट रियलिटी इज प्रॉब्लम फिक्स इंटरनली होती है. वो अब मैं उस मकाम पे पहुंचा. मैंने माज़राटी खरीद ली थी, मेरी मिड लाइफ क्राइसिस नहीं थी पर मेरी एक्सटर्नल क्राइसिस थी. मैंने माज़राटी खरीदी थी बिना टेस्ट ड्राइव किए हुए. मेरा एक वो था, मैंने माज़राटी देखी थी, तभी नई आई थी मुंबई में. मतलब मैंने लंदन में देखी थी, मैंने देखी थी बस रास्ते पे माज़राती लेवांट SUV. तो मेरा ये था कि आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन. और वो बहुत अजीब चीज़ है, मुझे उसकी करने की ज़रूरत नहीं थी. मैं अच्छी सी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके थोड़े कम पैसों में या ज़्यादा पैसों में ले सकता था, बट मेरा वो था कि यार ये
because I want to show that I'm a successful person. Yes. That bullet. Because you the moment you feel कि कुछ void है, लड़के कोशिश करते हैं कि बाहर से कुछ ले लो तो दुनिया को दिखेगा. I don't need to bother test driving it. It's ये खरीद लिया, ये बेच दूंगा, कोई और ले लूंगा या दो और ले लूंगा. I was in that phase in life, and it's not arrogance. It's actually filling voids. Yeah, it's all the way we fix problems. Women fix problems by sharing. Men fix by problem. Men fixes problem by showing externally. This is how That's quite mostly interesting happen. actually. Yeah, when I look back at what you're saying, yeah, and also I think that's something that makes us different also ना. हम लोग we सोशल कंडीशनिंग भी एक चीज होती है ना बहुत. हिंदुस्तान के मर्द छोड़ो, दुनिया के मर्दों को लेके भी कि तू लड़की क्या रोएगा, क्या बात करके फायदा, काम करो चुपचाप, करते रहो. तो आप घुटन भी होती है, वो घुटन के अलग तरीके होते हैं निकलने के. देन यू डोंट लाइक, आई फाइंड इट डिफिकल्ट नाउ टू क्राई. क्यों? बिकॉज मुझे तो सोच कर रखा है कि आई हैव टू बी द स्ट्रॉन्ग बॉय इन द फैमिली. I have to be the man that takes care of everything. Yeah, and you have like so many younger sisters. You have to take care of all of them, and you have to be. But मैं तेरे को एक बहुत interesting चीज बताऊं जो मैं हाल ही में सोच रहा था. Again, this is. बताओ. जो तूने thought बोला, I think मैं सबसे ज्यादा vulnerable अपने बहनों के साथ हूँ. जो बहुत अच्छी बात है actually देखा जाए, because कहीं ना कहीं मैं जब जानवी खुशी से जुड़ा, जो circumstances थे, we were all मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं था. There was no, because we were at the lowest in terms of कहाँ से क्या ही मतलब वी हैड एक्सपीरियंस समथिंग, मी एंड अंशुला, और फिर जानवी खुशी वो गोइंग थ्रू समथिंग दैट वी वुडंट विश फॉर आवर वर्स्ट एनिमीज, और हमारे ही घर में ये हो गया. तो आई थिंक हमारी शुरुआत ही वल्नरेबिलिटी से हुई. तो आज जब मैं जानवी खुशी अंशुला के साथ कभी भी अकेले भी बात करूँ या साथ में भी ना, आई फील द मोस्ट माई सेल्फ विद देम. बहुत अजीब चीज़ है. आई फील लाइक आई कैन से मेरी, एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जानवी के साथ मैंने ऐसी बातें की हैं बैठ के जो शायद मैंने कभी अपने आप से नहीं की थी. बिकॉज वो भी इस प्रोफेशन में नहीं है, मैं थोड़ा सा, शी इज गोइंग थ्रू हर फेज, आई एम गोइंग, और फिर निजी जिंदगी की बातें, और वो समझदार भी है, तो शी अंडरस्टैंड्स. अंशुला के साथ तो मैं हर चीज शेयर करता हूँ. वो तो जब मैं नहीं बोलता हूँ आके बैठ जाती है और अपने बातें निकल जाती है. तो आई समवेयर फील यार वो अब मेरे अंदर वो कल्चर था कि आई टू बी द मैन, लेकिन जब इतनी सारी अच्छी औरतें मेरे आसपास आई है ना, इट्स अलाउड मी टू बी वल्नरेबल. एंड आई थिंक therapy has definitely helped me in processing. But I'm very, very blessed that my sisters have allowed me to also be open. Actually उल्टा होना चाहिए, they should be relying on me. But emotional fulcrum उनके काफी strong है, because they've all processed it much better and faster maybe, or they're healing to some degree because they processed it. I had not processed it. मैं भागदौड़ में बिजी था. अब प्रोसेस कर रहा हूँ तो एक ओवरलोड है, सेंसरी ओवरलोड है, जहाँ पे हर चीज मुझे ट्रिगर करती है इमोशनल होने में. तो I have them to go to, Yeah, that's so beautiful. Many people don't even have that. And in fact, there was a statement I was reading. जैसे मेरे पास, because I don't have mom, तो कहीं ना कहीं वो एक void था. And then now I have 3, 4, and I mean Sonam, Riya of course are there, but कहीं ना कहीं ये I've been able to also allow myself to fill that void with these kind of emotions and relationships. So maybe I don't have the happiness of having mom around, but I have nice amazing women in my life that allow me to be vulnerable. Because एक बच्चा अपने माँ के सामने ही सबसे ज्यादा vulnerable होता है. बाप के सामने तो आपको कहीं ना कहीं दोस्ती तक हो सकता है, लेकिन you don't get emotional beyond a point. Although me and my dad have got emotional about things in a good way. That's not the thing, but I get it. मेरी माँ का void कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस स्पेस में आके अब भरना चालू हुआ. void नहीं भर सकता, लेकिन एक you want somebody to go and, जैसे मैंने कहा था ना, मैं जाके लेट नहीं सकता किसी के गोद में, पर बातें तो कर सकता हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है. And Janvi said ना, I think in some statement कि Arjun was always there when there was a hard time. So probably that also, like you all shared each other's, like you were there for each other, so now उसकी वजह से एक bond और strong होता है. 200%. And वो उस टाइम पे रहते और हम चले जाते या परे हो जाते तो वो बनता नहीं, हम एकजुट हो गए, एंड वी कंटिन्यूड. एंड एक इम्पल्स था. देखो मेरी माँ की परवरिश जो मेरे और अंशुला की है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इफ टुमारो माय फादर इज इन ट्रबल, माय मदर्स इम्पल्स वुड हैव ऑलवेज बीन गो एंड बी देयर विद हिम. If my father is hurt, if my father is upset, if my father is not okay, the first impulse was go there and be there for him. If today I have to go there and be there for him in a time where he lost somebody that he loved so dearly, and he's crazy about, and he felt so emotional about, and he was broken, and we have experienced that as kids. Our backbone, we know what it feels like. We were dealing with it then, we are dealing with it today. अब भी मैं जब बात करता हूँ, I deal with it. I just thought of my mom, and I thought if she was alive, she would have said, go be with him.
and don't make it about yourself right now. You need to be there for them. And I just remember I just followed that, and Anshul also said, yeah, we must go, and we went. And पर बॉदर नहीं किया कभी कि यार मेरे साथ तो किया नहीं? यार उस टाइम पे इतना सब कुछ चल रहा था ना राज की, यार ये थॉट्स आ जाते तो फिर अगेन वी वुड हैव डिस्टेंस्ड आवरसेल्व्स, यू नो. सो वी वर, आई थिंक वी वर ट्राइंग टू गिव एवरीबॉडी द लीवे ऑफ जो है वो टफ टाइम्स दैट यू जो है वो है. अब अगर आई एम ऐसा नहीं कि मैं कोई संत हूँ कि मेरे अंदर ये थॉट्स नहीं आए होंगे, बट दे नेवर ओवरपावर्ड और क्लाउडेड माय जजमेंट टुवर्ड देम. ऐसा नहीं था कि ये देख लिया. आई एम श्योर, आई मीन again I go back to when you do therapy and stuff, there are things that you remember that trigger certain reactions, but it never led to any altercation, it never led to that chaos. And how are you as a brother? For you have so many sisters, right? How are you a typical that brother? How are you with their friends and their boyfriends and everyone? Are you that मैं बहुत अच्छा हूँ यार. नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ. It's like, oh, मेरी बहन को कोई डेट नहीं कर सकता. नहीं यार प्लीज करो यार, प्लीज हैव. लिसन, I have grown up with only one thing यार. आज मेरी माँ ने कभी मुझे बोला नहीं तुम ये नहीं कर सकते या ये कर सकते हो. ऐसे नहीं था कि ये उसूल और आदर्श है कि यू नो ये मोहब्बत एक 3 स्तंभ जो नारायण शंकर. we were not, there was no rigidity in, there was a lot of fluidity and you make your own choices. We'll discuss them, and as long as you feel right about it, go for it. And that is where we've operated from hamesha. So when it comes to your personal life, all the more reason here, I would want them to go through their journey. आप अलग अलग लोगों से जुड़ोगे तो आपको अपने बारे में भी समझ आता है. उस पॉइंट पे आपको वो इंसान ठीक लगता है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो और आपको रियलाइज होता है शायद वो ठीक नहीं था, कोई और ठीक है, तो अलाउ. But you're not that protective कि मुझे पता है ये रेड फ्लैग है, इससे दूर रहे. अगर मुझसे पूछा जाएगा और अगर मुझे लगेगा तो I will never mince my words, but I will also understand that I have to be very careful about these things. I cannot just throw my opinion on them. It has to come from a very logical place. It's like when you're doing an investigation, आपके पास evidence होना चाहिए अगर आप ये opinion form कर रहे हो. You cannot have. I don't think when your siblings are dating or when people in your family are with somebody, you cannot rely on your feelings and your gut. But usually you do that only. Most of the people do that. But then I need to also give the chance and the benefit of doubt, because you need to see. मैंने आज बोल दिया और पता लगे वो बंदा एकदम सही निकला यार 6 महीने बाद, और मतलब तो see मैं उसको उस नजर से पहले देखूंगा कि यार ये मेरी बहन के साथ है, तो आई हैव टू टिक द बॉक्सेस. क्या ये अच्छा इंसान है, इसकी फैमिली क्या करती है, वो जो अजीबोगरीब चीजें जो आ जाती है आपके रेडार में, ठीक है, वो सब परे करके जब मैं इंसान के साथ टाइम बिताऊंगा या मैं मौका दूंगा कि वो टाइम बिता के कुछ फीडबैक दे, तो आप एक्चुअल ओपिनियन ऑफ अ पर्सन फॉर्म करोगे कि ये इसका EQ, इसका IQ, इसका morals, ethics, the way he conducts himself around people, and that's not your family members. Yeah. It could be as simple as going to a restaurant and sitting together and ordering food the way he or she orders the food, treats people around, understands the situation, the circumstances, emotionally reactive to what we are going through if there is something. Actually तो consensus फिर निकलता है कि आदमी ठीक है या नहीं. So with me, I am very chill with my sisters as well. And I'm like कि हाँ, like मेरी बहनों ने चूज किया है किसी को तो उनमें समझ है, and they need to go through their own ups and downs. उनको कुछ like I won't let, अगर मुझे बाहर से पता चलेगा किसी का एक गलत intention and he's trying to purposely hurt it, I won't tolerate that and I'll try to break that off. पर just like on the opinion of it, I can't form कि अरे ये गंदा है, ये अच्छा है, जैसा है, let it go. And then there was this one guy, और I had an opinion कि वो सही नहीं है, just gut feeling, okay, and but I could never tell this to my sister कि यार मेरे your sister's older than you or younger than me, okay, तो I'm like वो मुझसे पूछे कि क्या लगा, तो मुझे पता ही नहीं क्या लगा, क्या देखा नहीं पता, I don't know, so I can't form that, क्योंकि अगर they were seriously dating and I thought कि अगर ये कभी फॉर्म होता है कुछ, मैं हो सकता है पूरा रॉन्ग हूँ क्योंकि मैं तो ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हूँ लाइफ में, मुझे पता ही नहीं होगा, so I should not create unnecessary doubts in my sister's head. Correct. कि फ्यूचर में लाइफ में हमेशा सोचती रहेगी कि यार राज ने कुछ बोला है, एंड शी मतलब शी रिस्पेक्ट माई ओपिनियन. तो आई वाज वेटिंग फॉर दिस एंड आई वाज लाइक क्या बोलूँ कैसे बोलूँ. वन डे शी टेल्स मी कि दे ब्रोक अप एंड इन माई हेड आई एम लाइक shit, I was right. But then I still couldn't tell her and I was like let it be, it's okay. And देख अगर कोई आपके सामने हो जाए चीज तो फिर it's easier for you to say I always figured it out. दो लोगों के बीच में क्या होता है, क्यों नहीं बनती, क्यों बनती है, क्यों लास्ट होता है, नहीं होता है, वो सिर्फ वो दोनों जानते हैं. मैं तो आज भी बोल ही नहीं पाया ये कि जरूरी भी नहीं तेरा बोला वैसे. It's not important. It was just a gut feeling. I don't know. वो जताने वाली बात है कि मैं तो हमेशा से जानता हूं. Exactly. तो क्या करोगे आप? True.
I can be wrong about 20 other people probably. I would have been. आप अपने रिश्ते पे ध्यान दो. Your relationship with your sibling should not be affected because she's dating somebody. That is the only thing that matters. But that's a very great thing to say because not many people do that. Like a lot of my friends, when I tell them I am just like the way you are with your sisters, मेरे दोस्त बोलते क्यों ऐसा है ये क्या? I'm like, why not? Yeah, experience teaches you. Allow them to experience whatever they have to. They're making choices. Yeah. Listen, if it's going very badly wrong and if you come to know that there is a genuine issue where you need to get involved, obviously आप करोगे, involve हो जाओगे. 100%. तो उसके अलावा मतलब मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ संभाल रहा हूँ. उनको भरोसा देना पड़ता है कि आप जानते हो क्या कर रहे हो. Like you said, you have to empower them. मैं भाई हूँ, मैं माँ और बाप नहीं हूँ. ठीक है. You cannot take yourself so seriously कि मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ. भाई, you are supposed to be an emotional support. आपको फोरग्राउंड में नहीं आना है, आप बैकग्राउंड में सपोर्ट के लिए, और वो भी ये नहीं कि फिजिकली दिखाना है. They should just know that you are there. Yeah. And how are you in your personal relationships? Are you a more chill, sorted person or you're bad? No. Have you, okay, first question before even we go there. कभी ऐसा सोचा है कि यार मेरे को ना मेरी relationships public नहीं रखनी चाहिए? नहीं, वो एक टाइम पे था जब वो फेज था. जब you see today the media and the industry has changed also over the last, when I made my debut and when I was growing up and watching, there were a lot of things that were clandestine and for a rightful reason, because it affects the way people perceive you. There's too much of chitter chatter that happens about. See, it's one thing to have a few lines of gossip without confirmation. The moment you confirm things, then what happens is now there's a culture of a lot of invasion of wanting to know everything that the couple is up to, और आपने ये कर दिया तो क्या उधर वो चल रहा है. So today I feel there's a lot more information overload of your personal life that comes with the fact that you have to be open about it, because आज आप रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते without being spotted. Everybody has a phone. I'm saying forget the paps. दूसरे लोग की साइड से वीडियो बना. What happens is आप एक दूसरे के घर से बाहर भी निकलो तो लगता है अच्छा अफेयर चल रहा है. अगर रिश्ता है तो उसको जायज कर दो, वरना क्या ना लोग कुछ और बना के पेश करेंगे. फिर क्या होता है ना, सस्ता हो जाता है रिश्ता. अगर आप तो एक हद तक आप एक डिग्निफाइड तरीके से फ्रंट कर दो मीडिया को कि यार हमें, एंड द मीडिया, आई मीन आई वुड से द पैप्स एंड ऑल हैव बीन रिस्पेक्टफुल दैट वे दे हैव अंडरस्टूड नाउ. आई थिंक थोड़ा सा एक आ गया टू सम डिग्री. इट्स बिकम अ लिटिल कंट्रोलेबल कि जब हम पर्सनल स्पेस में हो तो रिक्वेस्ट कर सकते, वो मान लेते. जब मैं बड़ा हो रहा था तो नई बातें होती थी इन सब चीज़ों की, because it was a different time. You could afford to have your own privacy and your own space. I feel that was interesting also, because it allowed you to be private. मैं थोड़ा प्राइवेट आदमी हूँ यार. सोशल मीडिया पे भी जब आया था ना, मुझे बहुत टाइम लगा था सोशल मीडिया पे आने को. वरुण एंड आलिया एंड करण एंड ऑल हैड फोर्स्ड मी टू कम ऑन सोशल मीडिया आफ्टर 2 states. मैं पहले 2-3 साल तो आया नहीं था. मैं अपने जिंदगी को ज्यादा नहीं डालना चाहता था पब्लिक. बट अगर तुम पूछते हो कि ओपन होना चाहिए या नहीं, आज नेसेसिटी हो गया है. अब छुपा नहीं सकते, अब छुपा के फायदा नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई पकड़ लेगा. फिर वो जैसे मैंने कहा, वो गलत तरीके से प्रेजेंट होता है. उससे बेटर है अगर कुछ है जो जेन्युइन. सी, द ओनली प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट डेट इन दिस कल्चर, बिकॉज अगर आप खाना खाने कहीं चले गए या किसी के साथ हैंग आउट कर लिया, आपने एक फोटो ले ली दोस्तों के साथ, तो 2+2 22 बहुत जल्दी बना दिया जाता है. दैट इज द ओनली थिंग, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक आई सेड, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल. कि फ्रेंड के साथ भी खाने गए तो इट्स जस्ट, तो भी वो तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाता है. मैं प्रेफर करता थोड़ा बैलेंस, कि you figure your shit out. If you're in a relationship that feels comfortable enough to be in public and not be bogged down by the eyeballs and the attention that you get, फिर you should come out in the open. How are you in a relationship as a person? You're more emotionally available, you're more workaholic types, you are like, how are you as an individual? Because I saw usually जब ऐसे public breakups होते हैं या public separation होता है with you and your current relationship, right? But recently उनका एक tough time चल रहा था, तो you were there, standing there as a person, just going there as support, right? Usually लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ों से public से at that time, क्योंकि इतना ज़्यादा public attention मिला है, लोग दूर रहना चाहते हैं. But आप उधर थे as a backbone, you were trying to be there and you were one of the first people to reach there. So in life, and again without going into one instance, I would like to say, when what happened with Dad and Khushi Janvi, there's an instinct and impulse. In this case also, there's an instinct and impulse. If I formed an emotional bond with somebody, I would always like to believe that I will be there regardless, in the good and the bad. If I'm invited for the good, I will be there. If I'm needed for the bad, I will be there. I'm not somebody who has a lot of friends. I'm not somebody who's doing this for all and sundry.
पर अगर मुझे एक इमोशन मेरा महसूस होता है किसी के साथ तो वो जिंदगी भर लगा रहेगा, भले वो पर्सन चाहे या अगर नहीं चाहे तो मैं समझ जाऊंगा और मैं डिस्टेंस बना लेता हूँ अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं होती लाइफ में. इन द पास्ट व्हाटएवर इज ट्रांसपायर्ड इन माय अदर इक्वेशंस. आई डोंट नो हाउ आई एम इन रिलेशनशिप राज, वो तो तुझे उन लोगों से पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं पता. मैं मानता हूँ ठीक ठाक ही हूँ. Obviously we all have our goods and bads, we all have our individual personalities that come out in our personal spaces. Let me reframe it, okay, in a good way. So अगर आपको point out करना हो कि maybe this एक reason के चक्कर पे my relationships don't work out because of me, what would that be? I think I have a fear of loss. It's not commitment phobia, there's a big difference. मुझे actually commitment, मुझे हमेशा लगता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, my father made a choice. I'm sort of always feeling कि, I mean, I've lost pets in the past. I've seen a lot of perhaps death around me subconsciously. My grandparents, 3 of them. So there's a fear of loss that exists. So there's almost a feeling of eventually सब चले जाए. तो वो एक चीज़ है जिस पर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे लगता है जब कुछ होता है, मुझे हमेशा लगता है ये छूट ही जाएगा. तो वो एक आई थिंक एक सबकॉन्शियस चीज है जो बहुत भारी पड़ती है मुझे. आई कुड हैव मेबी हैड वंडरफुल रिलेशनशिप्स विद सर्टेन गर्ल्स, बट आई डिडंट गिव इट अ शॉट बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू लेट देम इन. बिकॉज़ मुझे डर था क्या फायदा, ये तो चली जाएगी. बट आई हैव बीन अ प्रीटी डिसेंट बॉयफ्रेंड. आई एम अंडरस्टैंडिंग, माय इमोशनल क्वोशिएंट इज प्रीटी हाई बिकॉज़ ऑफ व्हाट ऑल आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ. आई थिंक अगर आप मेरी बहनों के साथ मेरा रिश्ता देखो तो आई थिंक आई हैव ग्रोन अप अराउंड विमेन अ लॉट, सो आई अंडरस्टैंड द ऑपोजिट सेक्स अ लॉट मोर देन आई रियलाइज. I'm a fairly good listener. I love talking, but I'm also good at listening. जैसे तूने देखा होगा मैंने तुझे बात करने का मौका कम ही दिया. But मैं सुनता हूँ यार, मैं ठीक ठाक हूँ. I would say I'm good at it. Okay, I have last 2 questions for you. First is because it's my pattern, and that pattern is, it's a very unrelated question to all of this. It's just a pattern because so I'm a huge like an SRK fan, right? और I've studied him like as if he was my college subject. Okay, I don't know why, and it's not that कि मुझे कभी मुझे एक्टर बनना भी नहीं था ना कभी बनना है, कोई ऐसा नहीं. But it's just like he transcends the profession. He transcends. He's a true personality. True, and like there's probably every book उनके ऊपर जो लिखी होती है, I must have read it. Okay, so I want to ask you because आपका first gig was कल होना हो. Yeah. Right. मैं कल ही उनसे मिला. Okay. I was at an event together. Yeah, but my first. क्या what makes शाहरुख खान special? क्यों वो इतने आज भी people come and go, actors come and go, नए लोग भी आ रहे हैं, and he's still the king of Bollywood, and he still rules hard. And the most fascinating thing is हमने जितनी बातें करी ना, मैं देख रहा था उनके बहुत सारी पुरानी क्लिप्स. बहुत बार है जहाँ पे उन्होंने फकअप्स किए हैं, बहुत बार है जहाँ पे उन्होंने खुद को एम्बैरेस किया है, बहुत बार है जहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं, राइट? नथिंग हैज अफेक्टेड हिम. देयर हैव बीन फ्लॉप्स, देयर हैव बीन एवरीथिंग. ही हैज बीन एरोगेंट, ही हैज बीन रूड, ही हैज गॉन थ्रू हिज फेजेस अप्स एंड डाउन. और उसके बाद भी पीपल डोंट हेट हिम, पीपल लव हिम टू अनदर कोर. कुछ नहीं होता. इनफैक्ट जो उनके साथ में हेट मीम उनके बारे में डाल रहा होता है, नीचे कमेंट्स होते हैं उस मीम पेज के बारे में, भाई तू क्यों कर रहा है ये. यार देखो, मैं सिर्फ अपने पर्सनल इक्वेशन से कह सकता हूँ. मैं जब असिस्टेंट भी था, आई वाज एनामर्ड बाय द वे ही इज. सम पीपल आर जस्ट टच्ड बाय गॉड. सम पीपल आर जस्ट पर्सनालिटीज दैट आर लार्जर देन लाइफ एंड ट्रांसेंड जनरेशंस. एक तो मुझे लगता है कि उनको जो दिमाग मिला है वो अद्भुत और विचित्र है. मतलब क्या? आई थिंक वो AI से भी आगे है. ही प्रोसेसेस, ही अंडरस्टैंड्स. He has human compassion and he has human understanding. He's meticulous at the same time. He's got all the time in the world to be laid back. जब वो आपके साथ बैठते हैं, आपके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी अवेयरनेस स्किल इतनी है, उनको पता है कि बाकी 10 चीजें क्या हो रही हैं. ये मैं सोशल सेटिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि पार्टी की, बट इवन एट अ सेट वो आपको इज्जत भी दें. उनकी अपब्रिंगिंग अमेजिंग है मुझे लगता है कहीं ना कहीं. He has also suffered a lot of trauma by losing his parents and emerged out of understanding and has emotional empathy. He's somebody who's always, I think, been wanting to be more and more knowledgeable. He reads a lot. When he speaks, it comes from a place of learning. So I think
he's not only in that 1%, but in that 10%. I think he's the 0.01% that is both. He's well rounded enough that he's always wanting to acquire. जैसे वो अब पैडल की बात हो रही थी तो वो उस दिन पैडल की बात मैं वो खेलना चालू करना चाहता. So he's hungry. There is a quest to be bigger, better, broaden his horizons. I think he's just a special human being in that sense. When he operates, I think he's already at a higher playing field at an operational level here. Whether that's come from experiences or whether that's come from the gift that he's been given, I think he's made the most of that. He's a genius. मैं आज भी उनको मैसेज करूं, उनका रिप्लाई आएगा. No matter how busy he is. No matter how busy, he will make sure he replies. When I meet him, yesterday I got a hug from him. It is not there is a certain personal warmth that man gives you. He's accessible to you, but at the same time, he's Shah Rukh Khan because you look at him that way, but he will never ever make you feel that way. पता नहीं यार, बहुत विचित्र experience है उनके आसपास रहना. There's an aura to him. I don't know if he's spiritual or religious, but there is an aura around him. I don't know. I cannot explain why he's like that. I think he's inexplainable. And that's the whole charm here. I just feel he's timeless. He's larger than life. He's everything here. But every time I've met him and spoken to him, it's left an impact on me. And that is how amazing. Even if we've hung out in a social gathering, in a party or his house, if there is something, he connects with you, which is a bizarre, like I know मैं लोगों को मिलता हूँ और मैं engage नहीं कर पाता उतना. एक point के बाद आप हाय हेलो बोल के आगे बढ़ जाते हो. वो आपके अंदर झांक के आपसे बात कर लेते हैं और आप पे impact छोड़ जाते हैं. और बहुत he's somebody who feels. So when he expresses, there is a certain amount of genuine feeling that you feel. अब now I would like to believe I have experienced that and a lot of others have. ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अपने लिए देखा है, मैंने हर जगह देखा है. और टैलेंट की बात करें, एज एन ऑन स्क्रीन बात करें यार, तो he's somebody who's, I mean, today he's in a different phase with Pathaan and Jawan in this action, entertaining, larger than life persona. But I think he was that everyday Joe that made people believe in dreams, because Raju ban gaya gentleman, yes boss, kabhi ha kabhi na. I think he's been the common man who's stood up and kind of reached. Then he became this aspirational lover boy that made us believe in romance. So he was the guy from outside who showed you that you can conquer the world by saying मैं मन्नत लूंगा एक दिन and खरीद ली. तो he's कभी हाँ कभी ना के भी है और वो कुछ होता के भी है. So he's actually been the common man's connect with the emotionality and the ecosystem at the same time in the 90s. And for us as young kids who didn't believe that we were the best, perhaps, he sang, I'm the best. And he had a certain persona and confidence. It doesn't matter. He had the energy. He had the slight arrogance that you need. I think you need arrogance when you look at the overachievers or the achievers. You need to have an arrogance about yourself. And you need to believe doubly in yourself when nobody else does. I think when you see a Virat Kohli, the swag that we call, aaj ek word is swag. Actually, Shah Rukh Khan sir, Virat Kohli, the arrogance allows you to deliver because you know that you are above in a certain sense. You know you have it in you. But if you undermine yourself, the people will take that chance to undermine you more. So I just find him a very interesting. He's a person you can, like you said, study, learn, understand. Have you ever interacted with him? No, not yet. Unfortunately. I really want to do it once. He's genuinely an amazing person. And I can tell you, whenever you do interact with him, you will, जो तूने पढ़ा है, जो तूने सुना है, जो तूने देखा है, तेरा एक्सपीरियंस उससे बढ़कर ही होगा उनके साथ. He's an enigma and yet relatable. That's what he is. That's true. That's probably a very good and a beautiful descriptive answer that you have given. I really enjoyed that. एक लाइन में नहीं दे सकते यार शाहरुख खान के बारे में एक आंसर काफी नहीं है actually. That's good. I really enjoyed that and I love it because I don't know why I like him, but I like him. It's just a thing and he is. मतलब ऐसे why अगर मैं strategically बताऊँ तो ऐसे 10 reasons दे सकता हूँ, 15 reasons दे सकता हूँ, but there is something about him जो आपने बोला, I think you beautifully put it out. He's a common man and he's an enigma. Like, and that's what makes him. He's relatable and yet when he wants to be, it takes a second, you know. So when I started podcast, he was I wrote down 5 guests that I really want. He's one of them.
and like that one day. And I really hope it happens. And I hope it happens on merit of the fact that he watches your, and he's somebody who watches. So you should put it out there and always believe that he's watching. He sees, he watches, he consumes. So Shahrukh sir, if you're watching, please. नहीं, वो genuinely करते हैं. मैंने notice किया. हम जब बात करते हैं ना, तो he's very aware of what's going on in society. Whether it's technology, whether it's social media, there's an awareness. That I've heard. That I've heard from everyone. He's very well read and very well. लोगों का नाम जानते हैं, काम जानते हैं, हर चीज जानते हैं. वो he's very aware of that. Interesting. And then your second assistant producer gig was Wanted, where so you met. Technically, Kalona I was an assistant. Okay. And Wanted, I did more production actually. Okay. So how was the experience of Wanted? Because then there's Salman Khan, who's like another like a larger than life image he's also built, but completely different than Shah Rukh. Yeah, I think they cut from the same era. In the What worked for him? What do you think? क्यों वो इतने वो हैं? इतने बड़े क्यों हैं? क्यों उनके लिए क्या वर्क करता है फेवर में? That's quite interesting. I feel he's always looked at cinema like an audience's medium. He's never looked at it only as an artist. He sort of looked at it like entertainment is the currency that you operate out of. And if he's like लोगों को entertain करना है, that is and that is the main objective. You have a good time, make friends, have fun while making the film. Of course, you can see that he's got उनकी आंखों में, आप जब आज भी Bigg Boss भी देखोगे तो आंखों में मस्ती है. When he's joking around, fooling around, smiling, he's got that masti and energy. He's like little bully types. Is he that? No, yeah. I think with anybody who, like, I have realized with anybody who's got this tough image that people perceive, when you're not always openly warm in the first second, people feel acha he's being a certain way. There's a lot of warmth to the man. It's just he might not give it in the first second, but you have to allow that to happen. You know, it's like thawing of a. अभी जैसे मैं तुझे मिला था, अब जो बैठा हूँ और पहली बार मिला हूँगा, तो there are two different people, and that is misunderstanding that happens. Just because we're public figures, everybody doesn't operate with the charm from the get-go. You know, there's a switch on and off that takes some time. So yeah, I think he operates from a place of he really believes that the audience is paramount, and he believes the common man and the mass audience has always been paramount. If you see his body of work, he's always operated from entertainment. Even today, he does stage shows. Even today, when he's doing a Bigg Boss, it's a mass medium. Yeah. He's been a firm, and I think that's been his operation always, that he's working for a audience that became his audience, and now he's maintained and built that audience. And I think that comes maybe from the fact that he's grown up around Salim Javed's writings, to have a father who's always been so effective in bringing in audiences to watch films and resonate with them, that it came from, I think Salim Saab had that learning, but he put it to such good use to make mainstream cinema, that I think Salman Bhai's culture has always been very mainstream. And it's not only been about the indulgence of the artist, it's also been about giving back to the audience that is paying their hard-earned money. Again, that's a very common man thing. It's always been a slight belief system that he wants to entertain the people that are putting in their hard-earned money. So that's a different time also that people saw films, right? It was all about coming and having a good time in theaters, because that was escapism. But what makes him special as a person is the fact that he's the most fearless man in the world. I've never seen him shriek adversity, responsibility. He's somebody who's, and he's not changed, because he's always been the same person in his core. If you see his early interviews to even now, at a very basic core level, Salman Khan's life thought processes have been pretty much similar. And to not change in adversity, to not change with what all he's experienced, also shows that he's a very strong individual. He has a very strong mind. And that is again where he's penetrate नहीं कर सकते किसी के दिमाग को ना. You can't put a question mark or a doubt or weakness. Fleeting moments might happen. I don't know, but overall he's like fearless and you can't penetrate. Yeah, and that's not to say. And you were close to him in the beginning. He got you, like he made you believe in it. Like what was this? So my weight loss journey started because he said, give it a shot. He actually made me realize that, because I wanted to be a filmmaker. I wanted to direct films. Actually, मेरा वो सपना था पहले शुरुआत. Actor नहीं था. नहीं, मुझे लगता भी नहीं था मैं 150 किलो का था. So when that conversation happened with him, he said, give it a shot.
because he saw me dancing and he saw me like cracking jokes and all. So he felt that there is some Some personality there, entertainer, some personalities there. which I guess only came out in that comfort zone around him. So he said, "Arey, why are you not thinking about it?" I said, "Because I." So he said, lose some way, and that's what planted the thought that what's the worst that'll happen? I'll go to Barry John and see मैं कर सकता हूँ कि नहीं. Actually शुरुआत वहाँ से हुई, फिर मैं Barry John गया वरुण के साथ. Because of weight loss, he really helped me through. So I by then started feeling, okay, there is some kind of difference coming in my life, but ये हो जाएगा, फिर वो चालू करूँगा तो बहुत late हो जाएगा. True. While I was trying to figure my life out, physical transformation, मैं also needed to know कि मैं acting करते वक्त कैसे महसूस करता हूँ. क्या मैं acting कर रहा हूँ या मैं दिखावा कर रहा हूँ. तब Barry John किया था. Nice. ठीक है. Done, sir. How was it for you? Any closing thoughts? Anything? अच्छा था यार, लंबा था, मतलब बातें की टाइम का पता नहीं लगा. आई थिंक आई डिडंट लेट यू स्पीक इनफ. But it's okay. हाँ, तो मेरे पास बहुत थॉट्स थे अबाउट, बिकॉज दे सच इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मी. आई थिंक इफ आई डोंट गिव proper answers, I live to regret it, so I thought it's better I speak my mind. It's good to get it off your chest, and I hope it just comes through nicely to people and they see the whole interview rather than seeing it clip by clip. That's the only I'm thing. sure there'll be people who will watch clips and there'll be people who will be watching the whole thing. It's so nice. Be Sometimes prepared for both. Sometimes it's cathartic to put some things out there. It's also, I revisited certain thoughts of my childhood and जो चीजें थेरेपी पे थियोरी में समझी है वो आज बात की किसी और के साथ और उसने अग्री किया, डिसअग्री किया कुछ. So there's a give and take, you're not alone in this world going through your own shit. Thank you so much for watching this podcast till the end. If you liked something about this podcast, then please share it with at least one person, because if you share this with one person, their life can change, and one conversation is enough to turn around your life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out, and don't forget to subscribe this channel.